मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो हमने इससे पहले क्वेश्चन बनाया था उसी का नेक्स्ट पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन है इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। क्या क्या हैं? तो पहला पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत, फिर पढ़ा था साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें हमने पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हम लोग पढ़ चुके थे और सिक्के इसको पढ़ रहे थे। इसी में थोड़ा सा ही जानना है। हमने बताया था कि सिक्के जो सबसे पहला सिक्का था वो आहत सिक्का था, लेकिन आहत सिक्के पर लेखन का कार्य नहीं होता था। लेखन का कार्य यवन के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन पर लेखन कार्य किया गया था। अब इसमें जानना है कि सिक्के से हमें किसी भी काल की सिक्के से हमें आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन या धार्मिक स्थिति और उसके साथ साथ समय या काल अर्थात राजा के समय या काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब आर्थिक जीवन, तो हमें ये बताना है कि हमें सिक्के से आर्थिक जीवन की जानकारी कैसे मिलती है। तो जैसे याद रखना कि यदि किसी काल में सोने के सिक्के पर्याप्त मात्रा में चलाए गए हों, यदि किसी काल में सोने के सिक्के पर्याप्त मात्रा में चलाए गए हों तो इससे हमें उस काल की आर्थिक उन्नति के बारे में जानकारी मिलती है। आर्थिक उन्नति क्या मतलब कि अगर किसी भी काल में सोने के सिक्के ज़्यादा चलाए गए हैं तो इससे हमें ये अनुमान लगाते हैं या इससे हमें ये पता चलता है कि उस काल की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। यहीं पर यदि किसी काल में तांबे या अन्य धातुओं के सिक्के चलाए जाते थे, तो इससे हमें ये अनुमान लगाया जाता था कि इस काल में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और व्यापार का क्या था? पतन था। व्यापार का पतन हो चुका था। एक बार दोबारा कि सिक्के के द्वारा हमें किसी भी काल के आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। यदि किसी काल से सोने के सिक्के पर्याप्त मात्रा में मिलते हों तो इससे पता चलता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। यदि तांबे या अन्य धातु के सिक्के मिलते हों तो इससे पता चलता है कि वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी और इससे पता चलता है कि वहाँ के व्यापार का क्या था? पतन था। उदाहरण के लिए जैसे गुप्त काल में स्कंदगुप्त जो गुप्त काल का एक अंतिम महान सम्राट था, इसने क्या किया था? मिलावटी सोने के सिक्के चलाए थे। अर्थात सिक्कों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन सोने के सिक्के थे कैसे? मिलावटी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं न कहीं स्कंदगुप्त के काल तक आते आते गुप्त काल की अर्थव्यवस्था अपने पतन की ओर थी और इस समय इनका व्यापार भी लगभग समाप्ति की ओर या पतन की ओर था। तो ये हो गया हमें सिक्के से आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति पढ़ने से पहले हमें इसको लिखना है। ठीक, अब नेक्स्ट है जैसे धार्मिक स्थिति। तो अब हमें बताएंगे कि सिक्कों से हमें धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त और कनिष्क। तो बताना है कि हमें कि सिक्कों के द्वारा हमें राजाओं के धर्म के बारे में और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कनिष्क की कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिनसे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म को मानता था। ऐसे बताना है कि सिक्के से हमें धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त और कनिष्क की कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिससे पता चलता है कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि इसके कुछ सिक्कों पर
वीणा वादक लिखा हुआ है या वीणा वादक, तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था, संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी। दोबारा जानना है कि हमें सिक्के के द्वारा राजाओं के व्यक्तिगत और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त और कनिष्क की कुछ मुद्राओं पर, कनिष्क के कुछ मुद्राओं पर कुछ ऐसे चिन्ह बने थे जिससे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादक या वीणा बजाते दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। और इतना ही नहीं कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के वो गरुण आकार के मुहर थी, अर्थात कुछ सिक्कों पर गरुण का आकार था। इससे पता चलता है कि इस समय ये इनकी जो मुख्य रूप से जो मुहरें थी उन पर चिन्ह किसका होता था, गरुण का। और गरुण क्या है, विष्णु का वाहन है, अर्थात ये लोग भागवत धर्म, एक भागवत धर्म या वैष्णव धर्म को मानते थे या वैष्णव धर्म का पालन करते थे। तो इसी तरह से मतलब ये जानकारियाँ हमें किससे मिली, तो सिक्कों के द्वारा मिली। इसके साथ साथ हमें कुछ और जानना है, जैसे एक सातवाहन शासक था, सातवाहन शासक के सिक्के पर, सातवाहन शासक के सिक्के पर जहाज का अंकन था। जहाज का अंकन मतलब जहाज उस पर अंकित था। इससे पता चलता है कि सातवाहन राजाओं ने समुद्र की विजय की थी, अर्थात सातवाहन राजाओं पर उनके मोहरों पर या सिक्कों पर किसका चित्र अंकन था, तो जहाज का। इससे पता क्या चला कि सातवाहन शासक समुद्र तक की विजय कर रखे थे या किए हुए थे। अब धार्मिक स्थिति में ही अब जिसे बात करते हैं समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त, इनके कुछ सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के कुछ सिक्के कैसे मिले हैं, तो अश्वमेघ शैली, अर्थात समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के कुछ अभिलेख अश्वमेघ शैली से युक्त मुद्राएं मिली हैं। तो ये जानना है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के कुछ सिक्के अश्वमेघ शैली के मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि इन राजाओं ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अब अश्वमेघ यज्ञ का मतलब है कि जब कोई राजा अपना साम्राज्य विस्तृत कर लेता है या जीत करके बड़ा कर लेता है, तब उसके द्वारा एक अश्व अर्थात घोड़ा छोड़ा जाता है, और जिन जिन क्षेत्रों से वह घूम करके आता है तो ये मान लिया जाता है कि वे सारे राज्य उस राजा की अधीनता स्वीकार करते हैं। तो इस मुद्रा से या सिक्के से पता चला कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने क्या कराया था, अश्वमेघ यज्ञ कराया था। इसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इनके सिक्के क्या मिले, व्याघ्र आकार के सिक्के मिले। किस आकार के, व्याघ्र शैली। ठीक, तो ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र शैली की कुछ मुद्राएं मिली हैं, इनसे मतलब इससे पता चलता है कि इसने भारत के पश्चिम में रहने वाले शकों को पराजित किया था। ठीक, दोबारा सुनना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र शैली की मुद्राएं या सिक्के मिली हैं, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत के पश्चिम दक्षिण में रहने वाले शकों को पराजित किया, और इसी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इस तरह से हमें सिक्के के द्वारा धार्मिक स्थिति के बारे में, राजा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में जानते हैं कि कुछ सिक्कों पर क्या है, तिथि अंकित होती है, कुछ सिक्कों पर तिथियां अंकित होती है, जिससे ये पता चलता है कि यह सिक्का किस काल का है या किस राजा ने लिखवाया था। बात सुनना है कि कुछ सिक्कों पर क्या है, तिथियां अंकित होती हैं, अर्थात तिथि लिखी होती है, जिससे हमें राजा के समय काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत सिक्के भी हैं।
अब 2 हेडिंग हमारी पूरी हो गई, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख और सिक्के। अब जो तीसरी हेडिंग है स्मारक। अब हम लोग स्मारक के बारे में पढ़ेंगे। क्या है स्मारक? अब पहले जानना है कि स्मारक क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो स्मारक इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतों के साथ साथ मंदिर और मूर्तियाँ शामिल हैं। ठीक, दोबारा सुनना है कि स्मारक भी इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें शामिल हैं, प्राचीन इमारतें, मंदिर और मूर्तियाँ। और इनसे हमें अलग अलग या विभिन्न युगों या विभिन्न समयों के आर्थिक, ठीक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, स्थिति दोबारा सुनना है कि स्मारक के अंदर ये 3 चीज़ें शामिल हैं। क्या क्या है? प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ। इन सब से हमें विभिन्न युगों के अलग अलग समय के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इसके साथ बताना है जैसे जब लगभग हड़प्पा और मोहनजोदारो या जोदड़ो, जब इन दोनों स्थलों की खोज हुई या खुदाई हुई, तो इससे लगभग 5000 ईसा पूर्व सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। एक बार दोबारा जानना है कि प्राचीन इमारतों में हमने कहा कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों की खुदाई हुई तो इससे लगभग 5000 ईसा पूर्व की पुरानी सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, इसी तरह से पहली बार गुप्त काल में मंदिर का अस्तित्व आया या मंदिर बनना शुरू हुआ। ठीक है, पहली बार मंदिर किस काल में बनना प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल में। और जो फर्स्ट पहला मंदिर था, ये है देवगढ़ का, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक, दोबारा सुनना है कि मंदिरों में गुप्त काल में सबसे पहली बार मंदिर बनने शुरू हुए और जो पहला मंदिर था वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। और उसके साथ साथ फिर अनेक मंदिर बने, जैसे भीतरगांव का मंदिर, ठीक है, भीतरगांव का मंदिर। ठीक, इसके साथ साथ सिरमौर का लक्ष्मण मंदिर। तो इस तरह से कि मंदिरों के बारे में, अर्थात सबसे पहली बार मंदिर गुप्त काल में बने। पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, फिर भीतरगांव का मंदिर, सिरमौर का लक्ष्मण मंदिर। इस तरह से अनेक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो पहले इतना लिखते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे स्मारक, तो स्मारक में हमने क्या क्या बताया? एक तो प्राचीन इमारतों के बारे में, फिर हमने बताया मंदिरों के बारे में, और उसके बाद क्या है? मूर्तियाँ। मंदिरों में हमने बता चुके थे कि गुप्त काल में पहली बार मंदिर बनने शुरू हुए। पहला मंदिर जो दशावतार मंदिर था, उसके बाद क्या नाम है? भीतरगांव का मंदिर, फिर सिरमौर का लक्ष्मण मंदिर। और इसी में जानना है कि हमें इसी काल में अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी और इनमें कई सारे चित्र बनाए गए थे। और इसी समय नालंदा से बुद्ध की कुछ ताम्र मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये गांधार और मथुरा शैली में बनाई गई थी। गांधार शैली
एक विदेशी शैली थी, जबकि मथुरा शैली भारतीय देसी शैली थी। और इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि दक्षिण भारत में भी अनेक मंदिर बनाए गए। दक्षिण भारत में अनेक मंदिर बनाए गए, जिनमें राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख है या सबसे अच्छा माना जाता है। और ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली का उत्तम उदाहरण माना जाता था। और उसके साथ साथ हमें ये जानना है कि उत्तर भारत के जो मंदिर बनते थे वो नागर शैली में, उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो नागर शैली में, जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो द्रविड़ शैली में। अंतर क्या है कि जो नागर शैली है उसके ऊपर का भाग, ऊपर का जो शिखर था वो त्रिभुजाकार होता था या शंकुकार होता था या पिरामिड नुमा होता था, जबकि जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे उसका जो शिखर था वो हल्का सा गुंबदाकार होता था। तो इस तरह से फिर हमें बताना है कि जो स्मारक थे ये मंदिर न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर के देशों में भी बनाए गए थे। और इस तरह से इतिहास जानने के स्रोत में जो पहला टॉपिक था पुरातात्विक स्रोत वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो यहीं पूरा हो जाता है कि भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अब वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।